नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। और इसमें पहला प्रश्न देखिए, वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव शब्दार्थों सहित काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। तो यह किसने दी है? यह भामा ने दी है, आचार्य भामा ने दी है। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाई, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाया है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है ग्वाल काव्य की। इनका दूसरा नाम है ऋषिकानंद। प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पादा किसने किए? तो यह किसने किए? रुद्रट ने किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? तो यह पंडित राज जगन्नाथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभा के दो भेद कारित्री और भावयित्री किस आचार्य ने किए हैं? तो यह आचार्य राजशेखर ने किए हैं। भावयित्री प्रतिभा किसमें होती है? तो यह सहृदय में होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। अगला प्रश्न, शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य दंडी का है। रीति सिद्धांत की उपलब्धि है, तो इसकी उपलब्धि क्या है? शैली तत्वों को महत्व देना। अगला प्रश्न, वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है, तो अभेद से है इसका संबंध। अगला प्रश्न, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो कुंतक के अनुसार हैं वक्रोक्ति के 6 भेद। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो उनकी उपलब्धि है, वक्रोक्ति सिद्धांत की उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा। कौ कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य कुंतक का। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो यह है क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं, तो कितने हैं? और 27 भेद हैं। अगला प्रश्न, क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? तो उन्होंने रस का प्राण औचित्य को माना है। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोकलोचन किसने लिखी? तो यह लिखी है अभिनव गुप्त ने। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। अगला प्रश्न, व्याकरण ने वाक्वाणी के कितने प्रकार माने हैं? तो इन्होंने 4 प्रकार माने हैं। पहला है परा, दूसरा है पश्यंती और तीसरा है मध्यम, चौथा है बैखरी। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन का समय क्या है? तो आनंदवर्धन का समय है 9वीं शती का मध्य। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो उन्होंने 3 भेद किए हैं काव्य के। पहला हो गया ध्वनि, दूसरा हो गया गुणीभूत व्यंग और तीसरा हो गया चित्र। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? तो आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार माने हैं। पहला है वस्तु ध्वनि, दूसरा है अलंकार ध्वनि और तीसरा है रस ध्वनि। अगला प्रश्न देखिए, आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक हैं, तो पहला है वक्तौचित्य, वाच्यौचित्य, विषयोचित्य, रसौचित्य। अगला प्रश्न,
अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने 35 भेद किए हैं। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या स्वीकार की है, तो कितनी की है उन्होंने? 51। अगला प्रश्न, पंडित राज जगन्नाथ काव्य के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने काव्य के 4 भेद किए हैं, उत्तमोत्तमा, उत्तम, मध्यम और अधम। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने 3 किए हैं। पहला है उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अधम। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में से सेठ कन्हैयालाल पौधार ने काव्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो यह की है भट्टनायक ने। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है? तो यह लिखी है आचार्य नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखिए, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो व्याख्याता हैं आचार्य भरत मुनि और उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। तो भरत व्याख्याता माना जाता है भरत मुनि को, और प्रथम ग्रंथ माना जाता है उनके नाट्य शास्त्र को। अगला प्रश्न देखिए, भरत ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया है और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? तो यह माना है आचार्य वामन ने। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? तो आचार्य रुद्रट ने सम्यक ज्ञान को शांत रस का स्थायी भाव माना है। अगला प्रश्न देखिए, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? तो यह है आचार्य आनंद वर्धन को। अगला प्रश्न देखिए, भोज ने 12 रसों का विवेचन किया है, जिनमें 4 नवीन हैं, प्रेयस, दूसरा शांत, तीसरा उदात, तीसरा उदात्त। अगला प्रश्न देखिए, भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो भोज ने रस का मूल अहंकार को माना है। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य रसात्मक काव्यम, यह कथन किसका है? तो यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो इन्होंने काव्य की आत्मा रस को माना है। अगला प्रश्न है, भट्ट लोलक ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है? तो इन्होंने रस की अवस्थिति अनुकार्य में मानी है। अगला प्रश्न देखिए, किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य में 3 शक्तियों की कल्पना की? अविद्या, भावुकता, बोधकत्व। तो यह भट्टनायक ने की है। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त रस को क्या मानते हैं? तो यह व्यंग्य मानते हैं। अभिनव गुप्त रस को मानते हैं, तो यह मानते हैं व्यंग्य। अगला प्रश्न देखिए, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? तो यह नगेंद्र के अनुसार है। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? तो यह सहृदय या आलोचक से है।
अगला प्रश्न, भावक सहृदय के कितने प्रकार माने गए हैं? तो यह 4 प्रकार माने गए हैं। औरोचक्की या विवेकी इसको कहा जाता है। दोषय, सत्रणा, भव्य, ब्यारी। अविवेकी से कहा जाता है। मत्सरी, पक्षपातपूर्ण आलोचना करने वाला। तत्व विनिवेशी। अगला प्रश्न है, विवाह के कितने भेद हैं? तो विवाह के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है, आलंबन विवाह के कितने भेद हैं? तो इसके हैं 2, पहला आलंबन और दूसरा आश्रय। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? तो इन्होंने 4 वर्ग किए हैं। पहला है सुखात्मक, दूसरा है दुखात्मक, तीसरा है उभयात्मक और चौथा है उदासीन। अगला प्रश्न है, श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? तो यह माना है भामा ने। अगला प्रश्न है, भक्ति रस को मूल रास किसने माना है? तो यह माना है आचार्य मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ है अनुमान। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं? तो यह है अभिनव भरत। अगला प्रश्न देखिए, एक के बाद अनेक भावों का उदय होता है तो उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाव सबलता। अवहिता और अपस्मार क्या है? तो यह है संचारी भाव का एक प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? तो नगेंद्र के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, अविधा, भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने? तो यह माने भट्टनायक ने। अगला प्रश्न देखिए, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो यह है संचारी भाव की। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार संप्रदाय प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? तो यह है भामा। अगला प्रश्न देखिए, भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक और तीसरा है दीपक और चौथा है यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो यह इसके रचयिता हैं शोभाकर मित्र। अगला प्रश्न देखिए, दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। अगला प्रश्न है, आचार्य भोज के अनुसार गुणों की संख्या है? तो यह है 24। अगला प्रश्न, वामन ने गुणों की संख्या मानी है? तो इन्होंने 20 मानी है। अगला प्रश्न है, मम्मट, भामा तथा आनंद
वर्धन ने गुणों के भेद माने हैं, तो इन्होंने 3 भेद माने हैं। गुणों के प्रमुख भेद हैं तो 3 हैं, माधुर्य, औज और प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह नाट्यशास्त्र में मिलता है, जो कि यह ग्रंथ किसका है? आचार्य भरत मुनि का है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियाँ मानी गई हैं? तो इसमें 3 मानी गई हैं, पुरुषा, कोमल, उपनागरी। अगला प्रश्न देखें, सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की? तो यह आचार्य वामन ने प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न देखिए, दंडी में कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? तो इन्होंने 10 काव्य दोषों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, वामन ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया? तो इन्होंने 20 काव्य दोषों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है? तो इन्होंने 70 दोषों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह भारतकृत नाट्यशास्त्र में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति प्रथम किस आचार्य ने की? तो यह आचार्य भामा ने की। अगला प्रश्न है, प्रेयान नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो यह की है रुद्रट ने। अगला प्रश्न है, आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? तो यह है आचार्य विश्वेश्वर ने। अगला प्रश्न है, भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं शारदा तनई। इसके रचयिता कौन है? शारदा तनई। अगला प्रश्न है, दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो इन्होंने 3 काव्य हेतु माने हैं। पहला है नैसर्गिकी प्रतिभा, दूसरा है निर्मल शास्त्र ज्ञान और तीसरा है अमंद अभियोग या अभ्यास। अगला प्रश्न है, रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो इन्होंने 3 काव्य हेतु माने हैं, शक्ति, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। अगला प्रश्न देखिए, वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो इन्होंने 3 माने हैं, पहला है लोक, दूसरा है विधा और तीसरा है प्रकीर्ण। अगला प्रश्न है, व्यंग के तारतम्य के आधार पर व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? तो यह 3 भेद माने जाते हैं, पहला है ध्वनि, दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य चित्र और तीसरा है चित्र। तो कितने भेद हैं? 3, पहला ध्वनि, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य चित्र, तीसरा चित्र। अगला प्रश्न है, काव्य रूप इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो यह 2 भेद हैं, पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न देखिए, श्रव्य काव्य रूपक के कितने प्रमुख भेद हैं? तो इसके 10 हैं, 10 भेद हैं। अगला प्रश्न है,
श्रव्य काव्य के कितने वेद हैं? तो इसके हैं 3 वेद। पहला है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है चप्पू। अगला प्रश्न देखिए, लक्षणा के कुल कितने वेद माने गए हैं? तो लक्षणा के कुल 12 वेद माने गए हैं। अगला प्रश्न है, किस लक्षणा को अविद्या पुच्छभूता कहते हैं? तो रूढ़ि लक्षणा को। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने लक्षणा के 80 वेदों का उल्लेख किया है? तो यह आचार्य विश्वनाथ ने किया है। मम्मट ने लक्षणा के कितने वेदों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने लक्षणा के 12 वेदों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, किस काव्य को चित्रकाव्य कहा जाता है? तो अधम काव्य को चित्रकाव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, प्रबंध और मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं? तो इसको मुक्तक काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को कहते हैं? तो प्रबंध काव्य को कहते हैं। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो वामय शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, तात्पर्य क्या है? अविद्या लक्षणा व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति। भामह अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु आवश्यक सर्वप्रथम किसने माना? तो यह माना है हेमचंद्र ने। अगला प्रश्न है, गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। वाच्यता असह का अन्य नाम है? तो इसका अन्य नाम रस ध्वनि है। अगला प्रश्न है, भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? तो इन्होंने 6 भेद माने हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं? तो 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं इन्होंने। अगला प्रश्न है, हेतुर्न तु हेतव पंक्ति है? तो यह है मम्मट की। अगला प्रश्न है, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो यह नंदिकेश्वर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भरत के नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 गिनाई है। पहला है स्थायी भावों की संख्या है 8 और दूसरा है व्यभिचारी भाव हैं 33 और सात्विक भाव हैं 8, तो सब मिलाकर होते हैं 49। अगला प्रश्न है, आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? तो इन्होंने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता?
तो यह है भरत मुनि का।